चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण क्लास में चलते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंटरटेनमेंट क्लास भी रहेगी आपकी। और आपको मैं शेयर करवाती हूँ प्रमुख त्योहारों की, जो मेंस के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्री के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एडीओ एग्जाम, अन्य कई एग्जाम जो भी आ रहा है, व्यापम की परीक्षा, पीएससी की परीक्षा, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हम त्योहारों को एक लाइन से पढ़े थे तिथियों को याद करते हुए। कई त्योहारों को मैंने डीपली बताया है, भूल रहा है ना, कई त्योहारों को मैंने बहुत डीपली बताया है, और कुछ त्योहारों को मैंने अगली क्लास के लिए कहा था कि मैं उसको अलग से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। क्योंकि कुछ त्योहार ऐसे हैं जिनके अंदर से काफी सवाल उठते हैं, आए हुए हैं और बनेंगे। और अगर मेंस की परीक्षार्थी ध्यान देंगे, अगर उनके प्रश्न में ऐसा प्रश्न आ रहा, पिछले बार आ चुका है कि छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख त्योहारों के बारे में वर्णन कीजिए, तो क्या आप अनाप शनाप कुछ नहीं लिखेंगे, जो उसके अंदर जरूरी बातें हैं वह लिखेंगे, एकदम रियल टू रियल फैक्ट बातें लिखेंगे, जिससे एक अच्छा आंसर बनेगा। था कि है, इन पर ज्यादा नहीं जाना है। आप उसके अंदर क्या कंटेंट दे रहे हो एग्जाम लेने वाले को, वो उसको ज्यादा पसंद आएगा। और वन डे एग्जाम, व्यापम की जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, अंदर से सवाल इन्हीं में से आते हैं ज्यादातर। कहाँ पर किस पर्व में पड़े हैं, किसके अंदर की बातें हैं, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने ऐसे 4-5 सेलेक्टेड त्योहार लाए हैं जो अभी को आपको डीपली बताने पड़ेंगे मुझे, बाकी तो मैंने सिलसिला करके सबको जोड़कर समझा दिया है, वो वहां पर यथावत अच्छे बने हैं। और इनको आइए चलते हैं अंदर की बातें कि कब क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रमुख पर्व सबसे पहला कौन सा हुआ, हरेली पर्व। हम देख रहे हैं हरेली पर्व। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख त्योहार हम देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट इसलिए मैंने लाया है क्योंकि यह फर्स्ट ही है, पढ़ने के लिए भी फर्स्ट कह लीजिए, और छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों की शुरुआत में भी सबसे प्रथम त्योहार है, ये फर्स्ट ही त्योहार है। तो इसे हरेली अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि हरेली त्योहार है और अमावस्या के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसको हरेली अमावस्या कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान से एकदम एकाग्रचित होकर सभी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। अब इसकी तिथि क्या है, सावन अमावस्या। हिंदी तिथियों में श्रावण बोला गया है और लोकल तिथियों में सावन बोला गया है। तो आप लोग को छत्तीसगढ़ी बोली भाषा भी आनी चाहिए कि अगर चैत को बोला गया है हिंदी में चैत, तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा चैत। चैत क्योंकि आता है एग्जाम में कि इस भाषा को इस भाषा में क्या बोला जाता है। तो आपको ये सब आना चाहिए, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, क्योंकि एक विषय तो पूरा लैंग्वेज पे चलेगा। सेकंड पेपर में जो ग्रामर है वो हिंदी ग्रामर है और दूसरा छत्तीसगढ़ी ग्रामर है, बहुत बड़ा वेटेज है छत्तीसगढ़ी पे। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रावण अमावस्या, क्वेश्चन दोनों हो सकता है, सावन या सावन। फिर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय त्योहार है। स्थानीय जो भी यहाँ पर जितने भी त्योहार जनजातीय लोकल त्योहार चालू हो रहे हैं, उनमें से भी यह पहला त्योहार है। यहाँ से त्योहारों की होती है आगाज, यहाँ पे त्योहारों का सिलसिला प्रारंभ होता है। इसके बाद सारे जो जनजातीय त्योहार, कृषि से संबंधित त्योहार, सारे की शुरुआत होती है। पहला इनके लिए सबसे पहला विशेष फैक्ट तो यही हो जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला स्थानीय त्योहार है। अगर प्रश्न में आया वन लाइनर, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय त्योहार कौन सा है, ऑप्शन में 4 होंगे, तो आपको लेना है हरेली अमावस्या या हरेली त्योहार। यह छत्तीसगढ़ का कृषि आधारित प्रथम पर्व है, हमने देख लिया। अब देखते हैं कृषि संबंधी इसमें क्या बातें की गई है। कृषि उपकरणों और पशुधन की पूजा की जाती है। जो खेती किसानी से जुड़े हैं परिवार, अक्सर हमारा भारत ही कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ तो उसमें बहुत बड़ा कृषि प्रधान है, राज्य है। तो इसमें होता है कि इस समय अब वो खेती किसानी की शुरुआत करते हैं और अपने जितने भी पशु हैं, पशु में उनके गाय हैं, बैल हैं, उनके जितने भी कृषि कार्य में लगने वाले पशु हैं, उनको पूजा करते हैं, उनको साफ सफाई करके उनको तैयार करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। और खेती में जो औजार होते हैं, उपकरण, क्या क्या, नागर, फावड़ा, कुदाली, जो भी सामान लगता होगा छोटे से लेकर बड़ा तक का, सबको एक जगह साफ सुथरा करके उसको पूजा करते हैं। एक तो वो विश्वकर्मा भगवान का रूप होता है सारे औजार, और खेती किसानी के लिए यही तो है जिससे वो अन्न को उपजाते हैं। देखो, जिस चीज से
मिलती है आर्थिक उन्नति, जिस चीज से होता है उदर का पालन पोषण, वो चीजें बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। उनकी पूजा तो सबसे पहले होनी चाहिए। आपके घर में जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी अभिभावक है, माता पिता, जिसने भी आपका पालन पोषण बचपन से किया है, आज कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है वो, जो आपके लिए वो रोज रोज बाहर जाकर जिस भी प्रकार से आपका पालन पोषण कर रहे हैं, आपका आर्थिक रूप से भरण पोषण कर रहे हैं, तो उनका तो स्थान हमेशा पूजनीय है। इसलिए वैसे व्यक्ति हमेशा पूजनीय होते हैं जो अपनी चीजें छोड़कर आपके लिए आगे आते हैं। तो उनका ये, अब जब आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो आप भी अपना कर्तव्य जरूर निभाइए, उनको अच्छा करके दिखाइए। एक सिलेक्शन उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, और एक आर्थिक अपने आप को सेटेबल करना भी बहुत अच्छा होता है। अपने आप को एक पद पे लाना, अपने आप को एक आर्थिक रूप से संपन्न करना उनके लिए एक मददगार होता है। इसलिए उनकी मदद हर प्रकार से आपको शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, अब देख रहे हैं अच्छी फसल की कामना एवं सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। इनकी पूजा करने से सब क्या मिल रहा है? इनकी पूजा से वो भावनात्मक जुड़ाव है। यहाँ भी बोंगाबाद है, हमने देखा था कि बोंगाबाद है, अदृश्य शक्ति में विश्वास है। उनके जो देवी देवता है उनसे क्या मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे क्षेत्र में हमारे घर से शुरुआत करते। मैंने कहा था ना, अपने जीवन में सबसे पहला कृष्ण खुद को समझना है। अपने जीवन के लिए सबसे पहले आपको खुद प्रयास करना, किसी की ज्यादा हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपनी हेल्प खुद कीजिए। जब आप एक अच्छी जगह पे हो जाओगे तो आप अपने माता पिता का हेल्प करोगे, अपने परिवार का हेल्प करोगे, और आपके सामने आए हुए सारे लोग जो आपकी जरूरत महसूस कर रहे हैं उनकी मदद करोगे। प्रशासनिक क्षेत्रों में आओगे तो आप तो बिल्कुल मददगार और लोगों का उद्धार करोगे, बड़े बड़े काम करोगे, उनके लिए एक ऐसी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करोगे। इसलिए ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए। और इसी की तैयारी आप लोग कर रहे हो। तो अच्छी फसल की कामना उन्होंने मांगी कि हे ईश्वर, हमें अच्छी फसल देना, अच्छी वर्षा देना, जिससे ये जनजीवन का भरण पोषण हो सके। आज किसान, उन्हीं की मेहनत से हम अन्न धन पाते हैं, हमारा उदर पूर्ति होता है। परीक्षा की दृष्टि से मैंने इस हरेली त्योहार के समय ही होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 त्योहारों को यहाँ पर ऐड किया है, ताकि इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनके साथ इनको आप याद कर लेंगे। पूछा जाएगा कि अमुस त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसी हरेली अमावस्या के समय, यानी कि श्रावण अमावस्या के समय की तिथि में ही मनाया जाता है। इसे बिल्कुल याद रखेंगे, यह अमुस त्योहार इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें भी पशुओं की पूजा होती है, क्योंकि रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मांगा क्या जा रहा है? पशुओं की पूजा की जा रही है, पशुओं का अच्छा रखने का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। जो उनके पशु हैं, सबसे पहले वो स्वस्थ रहे, ताकि जो नांगर जोतने का काम होता है वो अच्छे से हो सके। क्योंकि हमारा जो जनजातीय जो इंटीरियर क्षेत्र है वो ट्रेडिशनल तरीके से आज भी वर्किंग कर रही है। नई नई डिवाइस अभी तक शायद वो ना अपना सके हो, या उन्हें ज्ञान ना हो, ये धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। लेकिन अभी भी वो अपने गाय बैलों को उतना ही सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं। अब देखिए, इसमें जो है, जो अमुस त्योहार, उसमें रसना एवं शतावरी के पौधे की पूजा की जाती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इसके लिए विशेष बात हो गई। अमुस त्योहार में रसना एवं शतावरी पौधे की पूजा की जाती है। फिर इसी में देखेंगे कि एक देवी है जो इसी त्योहार में पूजा जाता है, वो है कुटकी देवी की पूजा। इस त्योहार में, इस हरेली अमावस्या में कुटकी देवी की पूजा की जाती है। अब अगला है सवनाही। सवनाही को बहुत अच्छे से जान लेंगे, यह प्रश्न में कई बार आ चुका है। सवनाही क्या होता है, सवनाही कब मनाया जाता है, तो इसके अंदर की बातें समझ लेते हैं। सवनाही हरेली अमावस्या को ही मनाया जाता है, यानी कि श्रावण अमावस्या को ही मनाया जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है, इस दिन काफी, जो उनको लगता है कि इस समय कुछ टोटके का, चूंकि अमावस्या का समय है, अमावस्या का समय काफी टोटकों को तंत्र मंत्र के हिसाब से एक अलग तिथि मानी जाती है। दीपावली की रात भी एक अलग ऐसी ही तिथि आती है, तो इस अमावस्या को भी कुछ इन्हीं तिथियों से जोड़ा जाता है। तो अपने घरों को टोटके से बचाने के लिए, अपने परिवार को, खुद को टोटके से बचाने के लिए कुछ छोटे से उपाय करते हैं, ताकि उनकी मानसिकता भी सेट हो जाती है कि हाँ, हमने कुछ प्रोटेक्शन किया है। जैसे क्या कर रहे हैं इस दिन, तो गोबर का प्रेत बनाते हैं। कहाँ पर? जैसे ये घर है,
ये घर है, यहीं पर गोबर का प्रेत बनाएंगे। देखे होगे, कभी घूमे होगे विदेश वगैरह में तो शायद ऐसा मिल जाए। तो घर के द्वार के सामने ही कुछ गोबर का प्रेत बनाते हैं, उनकी कलाकृति में शामिल है, तो उस हिसाब से वो बनाते हैं। और उनका जितना घर है पूरा एरिया को सराउंडिंग करते हुए 4 उंगलियों में गोबर को पकड़ेंगे और चारों तरफ उसको घेर देंगे। ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से और चारों तरफ घेराबंदी करते हुए पूरा घेर देंगे। तो क्या होगा, उनको विश्वास हो जाएगा कि हमने प्रोटेक्शन कर लिया है, अब कोई बुरी शक्ति नहीं आएगी और टोटके से हमारी रक्षा होगी। पर इसमें आओ तुम्हें साइंटिफिक चीजों पे ले जाती हूँ। क्योंकि क्या है ये है सावन का महीना। सावन का महीना पानी भरा रहता है, पानी बहुत, बरसात बहुत होता है। तो जगह जगह देखो वहां पर क्या होता है कि पानी इकट्ठा हुए रहता है। टायर, ट्यूब, जो भी कूलर होते हैं उस समय आपके उसमें बर्तनों में, गड्ढों में पानी भरा रहता है। उस गड्ढों में क्या होता है, उस गड्ढों में छोटे 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 लार्वा, मच्छर के लार्वा पैदा हुए रहते हैं और गंदगी गाढ़ा हुई रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि मच्छर के लार्वा एक ताजे पानी में ही जल्दी पैदा होते हैं। सोचो कि गंदे पानी में पैदा होना चाहिए, लेकिन उनकी ऐसी प्रजाति है कि वो बरसात हुए पानी में जल्दी से पैदा हो जाते हैं। तो इन मच्छरों को पैदा होने के लिए एक पानी, एटमॉस्फेयर मिल गया होता है, एक जो जलवायु होता है वो मिल गया होता है। बहुत जल्दी जल्दी मच्छरों का पैदावार शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, मलेरिया शुरू हो जाता है, दस्त शुरू हो जाता है, डायरिया शुरू हो जाता है, उल्टियां होने लगती है, मतलब बुखार का सीजन आ जाता है। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हमें जादू टोने टोटके हो रहे हैं। इन चीजों को भ्रम भी होता है, क्योंकि साइंटिफिक आप जान लो कि ये सीजन क्या होता है, काफी बीमारियों के मौसम की शुरुआत रहती है। यहाँ पर बीमारियों से बचना और सेफ्टी बहुत जरूरी है। देखो, बीमार पड़ने से पहले स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छे उपाय करने हैं। स्वास्थ्य के लिए इलाज करने से अच्छा है कि उसकी सेफ्टी के उपाय किए जाएं। ऐसे जो गड्ढे होते हैं, कुछ सामान होते हैं जिसमें पानी भरता है, उसको तुम हटा दो, पानी को निकाल दो, तो मच्छर पैदा नहीं होंगे। जहां पे गड्ढा हुआ है, जहां पे लार्वा पनप रहे हैं, वहां पे मिट्टी का तेल डाल दो, कुछ ब्लीचिंग पाउडर डाल दो। जो कुएं में पानी इकट्ठा हो रहे हैं, उसी सीजन पे क्या होता है, उस पानी में पूरे बरसात की पानी मिक्स हुई रहती है, वो लोग डायरेक्ट पीते हैं पानी, क्या वो पेट में नहीं जा रहा है? कितना शुद्ध रहेगा सोचो। तो उस पानी में भी कुछ ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालो, उसकी सफाई करवाओ। तो यहाँ पर सबसे बीमारी की शुरुआत किससे होती है, पानी से होती है। और पानी आपके सीधे कांटेक्ट पेट में जाता है, तो वहां पर बचना बहुत जरूरी है। और इनको भी समझना होगा कि जो शुरुआत हो रही है ये मौसम, वो बीमारियों की मौसम की शुरुआत होती है। यहाँ पे सेफ्टी बहुत जरूरी है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, गोबर में भी एक ताकत, एक पावर होता है। जो गोबर घेर रहे हैं उसमें भी पावर हो रहता है कि उसमें कीटाणुनाशक कुछ एक्टिविटी होते रहती है, तो वो वहां पर एक प्रकार से वो कीटाणुओं को मारता है। गोबर से लिपाई करना भी एक अच्छी चीजें होती है, हाइजीनिक अच्छा होता है। आइए हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि इस त्योहार में क्या चढ़ावा चढ़ाया जाता है। जनजातीय जो पर्व मनाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो पर्व मना रहे हैं, उसमें कुछ खास चीजें चढ़ाई जा रही हैं जिसपे प्रश्न बन जाता है, प्रश्न बन भी चुका है। कि पूछा गया था इससे पहले कि दीपावली में कौन सा पकवान जनजातीय त्योहार में चढ़ाया जाता है। काफी दिक्कत भरा सवाल था, लेकिन ऐसे सवाल निकल कर आते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो भोग लगाया जा रहा है वो कौन सा भोग लगाया जा रहा है, तो गेहूं आटे का लड्डू। जैसे कि आप लोग बेसन का लड्डू जानते हो, मगज का लड्डू, यहाँ पर गेहूं के आटे का लड्डू बनाया जाता है। दूसरा है गुड़हा चीला। गुड़हा चीला मतलब गुड़, गुड़ से मिक्स किया हुआ चीला, मतलब आटे में गुड़ को आप मिलाकर जो चीला बनाओगे उसे कहा जाता है गुड़हा चीला या गुड़ का चीला। गुड़ का चीला या गुड़हा चीला, दोनों को याद रख सकते हो। अगर गुड़हा चीला बोला तो ऐसे कोई अजूबा नहीं है, किसी का एक साथ बोला हुआ शब्द है। दूसरा है गुलगुला। गुलगुला कुछ त्योहारों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। वो नमकीन अगर उसे बना दिया जाए तो भजिया हो जाएगा, लेकिन अगर उसे मीठा बना दिया जाए तो वो मीठा गुलगुला होगा। आप लोग को आगे पढ़ना है छत्तीसगढ़ के पकवान, जो कि परीक्षा में बहुत आते हैं। छत्तीसगढ़ के पकवान के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी रखकर याद रखना होगा। गुलगुला क्या होता है, आटे में, गेहूं के आटे में, विशेषकर उसमें गेहूं के आटे में मिला देंगे गुड़, बिल्कुल जैसे चीला बनाते हैं वो बड़ा रोटी टाइप का हो जाएगा, तो हो जाएगा वो चीला। लेकिन जब उसको गरम तेल में छोटा छोटा डालेंगे तो बन जाएगा वो गुलगुला। तो ये ऐसा पकवान हरेली त्योहार में चढ़ाया जाता है जो विशेष होते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर कुछ खास बातें हो रही है इस त्योहार में, आइए देखते हैं।
तो इसमें देख रहे हैं यादव या राउत जाति, यादव या राउत जाति के व्यक्ति द्वारा घरों और गौशाला में नीम की टहनी, नीम के कुछ पार्ट्स जाकर वहां पर खोस दिए जाते हैं। देखो यहाँ पर भी बात हो रही है क्या, बीमारियों की। तो नीम का जो होता है, नीम के जो पत्तियां होती हैं वो क्या है, वो रोगों से बचाती हैं। कई आपके क्रीम वगैरह आ रहे हैं, फेस वॉश आ रहे हैं जिसमें नीम मिक्स होता है। क्या होता है, वो चेहरे की पिंपल्स को सेफ्टी देता है, रक्षा करता है। अगर आप नीम की पत्तियां भी कोमल पत्तियां पीस कर पी जाते हो तो कई बीमारियां यहाँ भी भाग जाती हैं। उसी तरह नीम की पत्ती लगाया जा रहा है, मतलब कीटाणु आने से बचेंगे, बाहर ही रहेंगे, घर के अंदर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक खास बात यहाँ पर देख लो, अच्छे से याद रख लेना कि यादव या राउत जाति के द्वारा उनके घर घर जाकर नीम की टहनी छोटी छोटी लगा दी जाती है द्वार पर। कहाँ पर लगाते हैं, एक तो गौशाला में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गौशाला से होती है। एक तो वहां पर गोबर की समस्या है और गाय पर मच्छर मक्खियां अक्सर बैठे रहती हैं, तो वहां पर ये ऐसा लगाते हैं नीम। फिर देख रहे हैं लोहार। अब लोहार भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। दरवाजे पर, उनके दरवाजे पर, किसको के दरवाजे पर जाकर किला को ठोक कर रखते हैं ताकि आपकी सेफ्टी रहे करके। यहाँ पर कुछ नृत्य प्रतियोगिताएं हो रही हैं जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरेली त्योहार में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, या पूछा जाए कि ये प्रतियोगिता कब होती है, यहाँ पर कनेक्ट करके याद कर लो। यहाँ पर गेड़ी नृत्य होता है, गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता हो रही है, कब हो रही है, इसी हरेली त्योहार में हो रही है और इसी हरेली अमावस्या के दिन या श्रावण अमावस्या के दिन ही हो रही है। गेड़ी में क्या होता है, संतुलन पर आधारित होता है, क्योंकि गेड़ी में देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि ये लंबी लंबी गेड़ियां बनी हुई हैं यहाँ पर। इस गेड़ी पर जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, जो बॉयज होते हैं, वो इस गेड़ी पर एक पैर रखने का बना होता है भिक्का, उस पर चढ़ते हैं दोनों पांव से। बहुत अच्छे तरीके से संतुलन पे आधारित है यह पर्व। दोनों पैर पे संतुलन रखने पर ये अच्छे से कर पाते हैं। और यह पुरुष प्रधान है। यह क्या है पर्व, पुरुष प्रधान पर्व है। और इस पर बिल्कुल इनको एक साथ ग्रुप में नृत्य करते हैं। इसमें गाना नहीं गाया जाता है, गाना गाएंगे तो कॉन्सेंट्रेट भंग नहीं हो जाएगा, इस हिसाब से गिर जाएंगे। तो यहाँ पर गाना नहीं। इसी पर्व में देख लो जो ये हरेली अमावस्या है, इंटरेस्टिंग जो हरेली अमावस्या का जो ये पर्व होता है, जो हरेली त्योहार होता है, यहीं पर नारियल फेंक प्रतियोगिता होती है। देखो कितने मजबूती के साथ एक दूसरे पर नारियल फेंक रहे हैं। लगा तो लगा, लोका तो लोका तो यहाँ पर नारियल फेंक, ये देखो नारियल रखी है, ये नारियल एक तरफ दे रही है और एक तरफ इसको फेंक रही है। ये सारे सवाल उठ कर आते हैं। और जो मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं, जिन्हें भी इनकी जरूरत है, जो अभी बैठे हैं, करेंटली चल रहे हैं या फिर आगामी एग्जाम में देंगे, तो उनको इन पर अच्छा कमांड बना के रखना है। याद रहना चाहिए कि हमें कब कहाँ पर क्या लिखना है। अब अगला हम त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है वह देख रहे हैं, भोजली। भोजली, क्योंकि इससे पहले हम लोग त्योहारों का जब सिलसिलावार देख रहे थे तो भोजली को हमने देखा था, पर मैंने कहा था कि हम कुछ त्योहार जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बार बार उठते हैं उसको, और जो मेंस के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे 4-5 त्योहार लिखिए। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फैक्ट भी तो मालूम होना बहुत जरूरी है, तब तो लिखेंगे। तो यहाँ से आइए उसको देखते हैं कि क्या क्या आप उसमें दे सकते हैं और आपका अच्छा आंसर बन सकता है, और 20 से निकलने वाले क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। हम देख रहे हैं भोजली त्योहार। भोजली त्योहार चूंकि इसके नाम में ही लिखा है भो, और इसके नाम में ही लिखा है जल, अर्थात जो भो है वो भूमि का रूप हो गया और जल है तो पूरे जो उस समय में जल की आवश्यकता है उससे संबंधित हो गया। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा भूमि में जल हो। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा भूमि में जल हो। अब देखो आप फ्रेंडशिप डे मनाते होगे इंग्लिश के हिसाब से, पर हम आपको लाए हैं लोकल त्योहार में फ्रेंडशिप डे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है और रिश्तों में प्रगाढ़ता और मजबूती लाता है। उस फ्रेंडशिप डे में उतनी आपको अपना तो नहीं मिलेगा जितना इसमें मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे तिहार कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे
या दोस्ती का त्योहार कौन सा होता है? तो भोजली है, क्योंकि नाम से पता नहीं चल रहा है लेकिन ये है। दोस्ती और मितान बनाने से संबंधित है। मितान मतलब मित्र। मितानिन कार्यक्रम सुने हो? मितानिन कार्यक्रम मितान से ही आया है, वो भी आपकी एक मित्र है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में आपकी हेल्प करती है। जहाँ पर गांव गांव में मितानिनों की पोस्टिंग हुई है, गर्भवती महिलाओं की जांच कराती है, एएनसी चेकअप कराती है, वो आपकी एक मित्र है। मितान और मितानिन लगभग वही है। सामाजिक संबंधों की मजबूती का पर्व है, क्योंकि मित्रता अच्छी है, इसका मतलब संबंधों में प्रगाढ़ता है और संबंध मजबूत होते हैं। यहाँ पर फिर देखते हैं भोजली क्या है, क्योंकि भोजली क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम से उसके अंदर की चीजें कनेक्ट नहीं होती है। तो भोजली को समझते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी, सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, भोजली है क्या। तो श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन, इस दिन क्या पड़ा? नाग पंचमी पड़ा। इसलिए त्योहारों को कनेक्ट करके याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हो तो यहाँ की त्योहार कब पड़ रही है, किस तिथि में पड़ रही है, सब याद होना चाहिए। तो जो श्रावण शुक्ल पंचमी पड़ा यानी कि नाग पंचमी पड़ा, उस दिन क्या कर रही है? भोजली स्टार्टिंग कर रहे हैं। मतलब धान का बीज, गेहूं का बीज, उड़द दाल का बीज एक टोकरी पर लेकर मिट्टी भरकर इसमें उस दाने को डाल देते हैं। तो चूंकि यहाँ पर पंचमी में उगाया जा रहा है, इस पर पानी की सिंचाई होगी तब तो उगेगा, बीज है। और इस पर पानी की सिंचाई करने के बाद कुछ दिन बाद छोटे छोटे अंकुर होंगे, तो इसमें 9-10 दिन के बाद इसमें छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। ऐसे करके पूरे पौधे निकल आते हैं और बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, एकदम ग्रीन कलर होता क्या है, ये पौधे बताते हैं। कितना खूबसूरत हरा रंग होता है, ये पौधे उस समय दिखाते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक पौधों की इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, जिसे भी बोला जाता है भोजली। अब अनाज के बीज उगा दिए हम यहाँ पर, हमने लिखा है कि अनाज के बीज उगाना है। फिर अंकुरित भोजली की पूजा की जाती है, क्योंकि इसे ईश्वर का रूप माना जाता है। तुम देख रहे हो ना, चैत्र नवरात्रि या जो भी नवरात्रि में पूजा करते हैं उसमें क्या उगाते हैं? जवारा। उस समय इसका जो नाम पड़ता है उसका नाम होता है जवारा, जो आस्था का केंद्र होता है, जिसे दशहरा के दिन लोगों के बीच में, भक्तों के बीच में बांटा जाता है। वो माना जाता है कि उसको अपने अलमारी में रखोगे तो धन वृद्धि होगा, ईश्वर का मतलब प्रेम मिलेगा। तो वहां पर भी, यहाँ पर भी वो आस्था से जुड़ा हुआ चीज होता है। तो इसे अंकुरित भोजली की पूजा की जाती है और उनसे बहुत सारी कामनाएं की जाती हैं, ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिले। देखो ये विसर्जन कब हो रहा है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन। रक्षाबंधन कब पड़ा? श्रावण पूर्णिमा के दिन। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पड़ा, उस दिन तो आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। उसके अब जनजातीय त्योहार में अब क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? एक तरफ भोजली पूरा हो चुका है, भोजली के लिए अब विसर्जन का समय आ गया है। भूत ने पूरे दिन तक, पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक उन्होंने पूजा की उसकी, और धरती में अच्छा जल हो, अच्छा कृषि हो, इसकी कामना कर रहे हैं एक तरफ। तो वहां पर अब इनका विसर्जन का समय आ गया। तो ये विसर्जन कब हुआ? रक्षाबंधन के दूसरे दिन पड़ा। उस समय तिथि भादो कृष्ण प्रथमा। पूर्णिमा के बाद क्या आया? जब ये पूरा चंद्रमा था, तो इसके बाद क्या आएगा? अब अंधकार चालू होगा। इसका मतलब है कि कृष्ण पक्ष की शुरुआत होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कृष्ण पक्ष है, यहाँ का प्रथम दिन यानी प्रतिपदा का दिन, यहाँ पर इसका विसर्जन किया जाएगा। और यहाँ पर देखो, ये जो विसर्जन करते हैं ये सामान्य नहीं होता है कि गए और विसर्जन कर दिए, नहीं, ये बहुत गाजे बाजे के साथ जाते हैं, मतलब बहुत स्पेशल तरीके से, उनके लिए बहुत स्पेशल त्योहार है ये। इसमें पुरुष लोग पूरा इसमें योगदान देते हैं, लेकिन ये महिला प्रधान ही है। टोकरी सिर्फ महिला ही अपने सिर पर रखेंगी, जमीन पर उसको टच नहीं करती, क्योंकि वो देवी का रूप होता है। तो उसको अपने सिर पर ले जाती है और पूरे बाजा बाजा के साथ चलते जाते हैं इसको गाँव में। तो यहाँ पर देख रहे हो भोजली का गाना गाया जाता है, जिसे भोजली गीत कहते हैं। अब इसमें विशेष क्या है कि भोजली गंगा देवी से संबंधित है, इसे गंगा देवी के समान पवित्र माना जाता है। क्योंकि यह क्वेश्चन आ चुका है कि गंगा देवी का वर्णन किसमें किया गया है, यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया है। एकदम याद रखोगे कि गंगा देवी का वर्णन कौन से त्योहार में किया गया है, तो गंगा देवी का वर्णन है भोजली त्योहार में किया गया है। जब ये भोजली को, यानी कि जो उगा हुआ पौधा है उसको भोजली कहा गया है,
उसे सिरवाने जाते हैं, नदी तालाब में उसे सराने जाते हैं, उस समय वो गाना गाती है, वो जल से टच होते साथ ही वो गंगा जी को समर्पित किया जा रहा है। हर जल में गंगा है, इस चीज को मानना, हर जल में गंगा है, पर उसे मानोगे तब। तो इस प्रकार से वो जहां भी रह रहे हैं उस जल को गंगा मान रहे हैं और उसमें विसर्जित कर रहे हैं। तो यहाँ पर गंगा देवी का बहुत बड़ा यादगार ये पर्व भी है, गंगा देवी से संबंधित हो गया है, इसे देवी गंगा के समान पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर जो जवारा आधा सिरा दिया, आधा उसको रखेंगे ताकि अपने जो मित्र बनाना है, जिसे मित्र अपना समझते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा दे देंगे, अपने कानों में यहाँ पर वो रखते हैं। उनको लगता है कि हाँ हमारा एक रिश्ता बहुत अच्छा बन चुका है और ये आजीवन निभाते हैं उस रिश्ते को, हर दुख सुख में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं इसमें। चलिए इंपॉर्टेंट त्योहार में हम देख रहे हैं इसके अंदर की बातें। कमर छठ या चंदन छठ, चंदन छठ भी बोला जाएगा, इसी पर्व का नाम है, क्योंकि उपनामों को भी जानना बहुत जरूरी है। केवल कमर छठ बोलेगा तो सही है, खमर छठ तो सही है, चंदन छठ तो भी सही है। छठ लगा हुआ है इसमें, मतलब छठवें दिन की बात हो रही है, मतलब छठवां दिन कितना इंपॉर्टेंट होगा इस पर्व में, इस चीज को समझना है। इसका जो तिथि हो रहा है, कब मनाया जा रहा है, भादो कृष्ण षष्ठी, भादो कृष्ण प्रतिमा के दिन हमने भोजनी सिराया, अब छठवां दिन आया उसी समय, तो भादो के समय ही भादो कृष्ण षष्ठी को मनाया जा रहा है कमर छठ। क्योंकि ये भादो का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे त्योहार यहाँ पड़ते हैं, त्योहारों की आगाज होती है यहाँ पर। देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण के भ्राता, भगवान श्री कृष्ण के भ्राता कौन है, बलदाऊ बलराम, उनसे संबंधित है यह पर्व। उस दिन उनका जन्म हुआ था। एक मान्यता तो यह हो गई कि इस जो कमर छठ का संबंध है सीधे सीधे भगवान बलराम से है, क्योंकि आपको ये पहली बार ऐसा मतलब इसमें मिल रहा है, बाकी सब आपको देखे होंगे श्री कृष्ण और शिव पार्वती से संबंधित है, पर यह त्योहार को याद रखना है कि भगवान बलराम से संबंधित है ये त्योहार। अब ये देख रहे हैं कि एक यहाँ पर और एक दूसरी मान्यता है कि जो देवकी थी, कंस की बहन देवकी, यानी कि कृष्ण जी की माता, जो कारागार में थी, तो क्या हो रहा था कि जो कंस थे उनको अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र होंगे 8वें पुत्र, जो उनकी हत्या का कारण बनेंगे और उनका विनाश कर देंगे। तो यहाँ पर उस 8वें पुत्र को मारने से पहले उसने सभी पुत्रों को मारने की योजना बना रहे थे, वो सारे पुत्रों को मार डाला, लेकिन कृष्ण जी को अभी समय नहीं आया था, लेकिन वो तो भगवान थे, वो कैसे ऐसे हो सकते थे। तो यहाँ पर देवकी के अंदर आई कुछ बातें कि क्यों मैं अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं कुछ उपवास रखूं। तो माता देवकी अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए इस कमर छठ का व्रत की, तो जाके वहां पर उनके पुत्र की रक्षा हुई और कंस का सर्वनाश हुआ। अब देखिए इसमें क्या महत्व है, इस त्योहार में क्या चीजें चढ़ाई जाती है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। हमने देखा है कमर छठ, इसमें लगा है क्षय की बातें हो रही हैं, तो इसमें पसहर चावल सबसे पहले क्या होगा, पसहर चावल मतलब जो बिना जुते हुए खेत होते हैं वहां से उगा हुआ जो अन्न होता है वहां पर चढ़ावा लगता है। इसमें जुताई वाली नहीं चलेगी, जो अपने आप उगा होता है उसकी होगी यहाँ पर बात। फिर देखते हैं 6 प्रकार के अन्न, ऐसे करके जो कैटेगरी में है वो 6 प्रकार के अन्न लगने हैं। 6 प्रकार की भाजी, जो भाजी का जो कैटेगरी होता है वो 6 प्रकार की होगी, जिसको मिक्स करके भाजी बनाया जाता है। 6 प्रकार के मिट्टी के खिलौने, जिसमें से चुकिया, कुछ मिट्टी के दिए, कुछ मिट्टी के खिलौने, कुछ मिट्टी के पशु, इस तरह से वो 6 प्रकार के बर्तन होंगे। फिर महुआ का दोना लिया जाएगा, इसमें महुआ का जो पेड़ होता है उसका जो पत्तल होता है उससे दोना बनेगा। भैंस का दूध, घी, दही, गाय का वर्जित है, इसमें गाय का नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ भैंस का दूध रहेगा, उससे निकला हुआ घी रहेगा, उससे बना हुआ दही रहेगा। उसकी तैयारी वो कुछ दिन पहले से ही किए रहते हैं, क्योंकि ये तैयारी का विषय बनता है। फिर अब पूजा वूजा हो गया, क्योंकि दिन भर ये निर्जला व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत रहने के बाद ये अपने पूजा को संपन्न करते हैं, तो रात के समय भोजन करते हैं। और भोजन करने से पहले इनका एक बहुत बड़ा काम होता है, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को पोता मारते हैं। मतलब पोता मारना क्या होता है, इस चीज को प्रश्न की दृष्टि से भी याद रखेंगे। जो माताएं होती हैं वो दिन भर निर्जला व्रत रखकर उपवास रहती हैं, उनके आंचल में थोड़ा सा हल्दी और पानी को भिगा कर रखती हैं और अपने बच्चों को सिर से लेकर ऐसे उतारती हैं। उससे क्या होता है कि जितना भी उनके पुण्य प्रताप है, उनके व्रत का जो फल है, उनके बच्चों पर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, रक्षा कवच की तरह बन जाएगा। हमने देखा था इससे पहले जीवतिया व्रत,
उतना ही कठिन है जीवतिया व्रत। वो तो निर्जला मतलब पूरे दिन रात का व्रत है, और यहाँ भी माताएं दिन भर निर्जला व्रत रह के अपने संतान के लिए सिक्योरिटी और सुरक्षा कवच बना रही हैं। तो देखो माता पिता का समर्पण हर जगह तुम्हें दिख रहा है। तो माता पिता का जो होता है योगदान तुम्हारे जीवन में तो बहुत बड़ा हो गया। तो अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना। पोला त्योहार, पोला त्योहार छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट त्योहार में से एक प्रमुख त्योहार है। तो पोला त्योहार को अब देख रहे हैं। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट त्योहारों में से पोला तिहार। पोला तिहार का जो जो समय होता है वह है भादो अमावस्या। भादो का हमने देख लिया जो त्योहार प्रमुख पड़ रहे, भादो अमावस्या के दिन हम इस त्योहार को मनाते हैं पोला त्योहार। अब ये ज्यादातर कहाँ मनाया जाता है? बालोद और धमतरी के क्षेत्रों में। आप लोग का जो मैपिंग है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए कि बालोद बोले तो बालोद कहाँ पे है, धमतरी बोले तो धमतरी कहाँ पर है। उन बीच के क्षेत्रों में इन त्योहारों को ज्यादा मनाया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कृषक धान रोपाई के बाद बैलों को धन्यवाद अर्पित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती किसानी पूरा उगा लिए। सावन के महीने में उन्होंने कामना की पूरा रोपाई हो गया, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अब रिलैक्स करेंगे और अपने पशुओं को अपनी चीजों को धन्यवाद अर्पित करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि पोला त्योहार में इस खास चीजों को दिया जाता है धन्यवाद के रूप में। और जो बैल होते हैं बैलों का यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। देखो बैलों का यहाँ पे बहुत महत्व है, क्योंकि खेती किसानी को बहुत प्रमुख रूप से यही योगदान दे रहे हैं। आज भी पूरे बैलों का काम चल रहा है। तो बैलों का यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है, उनके सिंग पर कुछ अच्छे अच्छे फूल लगाए जाते हैं, गले में माला पहनाया जाता है, उन्हें नहलाया जाता है, उन्हें साफ सुथरा किया जाता है, और कुछ कपड़े भी ऊपर पहना दिए जाते हैं, गले में माला और सिंग में कुछ अच्छे अच्छे फूल कर दिए जाते हैं। तो बैलों का श्रृंगार किया जाता है और उन्हें बाजरा की खिचड़ी खिलाई जाती है। उनके लिए स्पेशल ये खिचड़ी बनाई जाती है अपने बैलों को धन्यवाद के रूप में, ताकि बाजरा में बहुत पौष्टिक चीजें होती हैं, उनके बैलों को अच्छा पौष्टिक चीज अलग से दिया जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है, और छोटे छोटे जो बैल होते हैं वो निर्माण करते हैं कुम्हार लोग। इस समय इसी त्योहार में बहुत बिक्री होती है। तो यहाँ पर वो क्योंकि चढ़ाते हैं मिट्टी के बैल, और इस बैलों को खरीदते हैं ये लोग, तो मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है, और ये बैल बाद में बच्चों को दे दी जाती है, उनका भी अच्छा मनोरंजन होता है ऐसे में। मिट्टी के बैलों को नदिया बैल कहा जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि नदिया बैल किसे कहा जाता है। तो पोला त्योहार में जो मिट्टी के खिलौने के रूप में जो बैल बनाए जाते हैं, बैलों की पूजा की जाती है, उसे कहा जाता है नदिया बैल। इस त्योहार की खास बात क्या है, इसे भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पोला त्योहार है यहाँ पर ठेठरी और खुरमी का भोग लगाया जाता है। ठेठरी मतलब बेसन का एक गोल गोल रहता है, याद करो कुछ बन रहा है। हाँ, ठेठरी मतलब बेसन का नमकीन कुछ पदार्थ बनाया जाता है, खाद्य पदार्थ। और खुरमी क्या होता है, आटे का भी बन सकता है, मैदे का भी बन सकता है, और उसके ऊपर शक्कर या गुड़ का एक चाशनी से बनाया जाता है, वो खुरमी हो जाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ठेठरी और खुरमी का भोग लगाया जाता है, मिट्टी के बर्तन में भरकर इसे चढ़ा दिया जाता है। जो भी आप लिए छोटे छोटे बर्तन लिए, चुकिया लिए, उसमें इन सबको भरकर भोग लगाया जाता है। इसके बाद ये सबको दे देते हैं बच्चों को, बच्चे खेलते हैं बाद में। फिर इस दिन क्या बात है, मत है कि इस दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है। देखो ये दिन खास इसलिए यहाँ पर रिलैक्सेशन का ये पर्व है, और बैलों को आराम दिया जाता है। बैलों को अब खेत में नहीं ले जाना है, और ना ही खुद कृषक खेत में जाएंगे। मान्यता है कि इस पर्व के दिन यानी कि पोला पर्व के दिन धरती में जड़ों से क्या हो रहा है, उस धान के पौधे में दूध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो छोटे छोटे धान के बीज है उसमें दूध ही तो रहता है शुरू में, तो उसमें दूध की मात्रा भर रही है और माता गर्भ धारण कर रही है। तो इस दिन खेतों में जाना वर्जित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई कृषक उस दिन खेत में नहीं जाएंगे, ना उनके पशु जाएंगे, पशु को अपने घर में उस दिन पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो साफ साफ, इस दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है, धान के पौधों में बालियों में दूध भरता है, इस दिन खेत में जाने की मनाही होती है। तो ऐसी मान्यताएं यहाँ पर हैं, और इस दिन पूरी उनकी परिपक्वता होती है धान में। हर बीज एक शुरू में बहुत कोमल बीज होता है, उसके अंदर कुछ दूध की मात्रा होती है, कोमलता होती है, धीरे धीरे वो परिपक्व होता है और एक हार्ड बीज बनता है। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है, देख लो। और इस प्रकार के त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, इनकी तैयारी अच्छे से करना है। और आप जो वनडे एग्जाम, व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है,
और जो मेंस में जो परीक्षा लिखेंगे उनसे पूछा जाएगा कि ऐसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार लिखिए, उनमें से कोई 5 लिखिए। तो आप 5 की तैयारी कर लेंगे यहाँ से, और इसमें एक मेघनाथ पर्व भी दे देंगे। मेघनाथ पर्व के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, उसकी तैयारी वहां से हो जाएगी। तो मेघनाथ पर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो यहाँ पर अपनी तैयारी बढ़िया रखना है आपको, ठीक है।